नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम है दिनेश कुमार। राजस्थान राजस्थान के रहने वाले आज दिनेश जी की जो कहानी है ना, बहुत ही खौफनाक है, डरावनी है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, इनकी कहानी में अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिनेश जी के साथ में ऐसा क्या घटा था, वो भी दिनेश जी के ही शब्दों द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है। इस घटना को बीते तो बहुत साल हो चुके हैं। जब मैं शुरुआती दिनों में था, ट्रक ड्राइवर बनने का कोशिश कर रहा था। सारा काम अब तो सीख ही चुका था। ट्रक पर काम करते मुझे लगभग 2 साल हो चुका था। मैं जिस मालिक के पास में काम करता था, जिस ट्रक पर मैं अपना सेवा देता था, उस ट्रक पर ज़्यादा देर तक जो कोई भी ड्राइवर था ना, रुकता नहीं था। ना जाने क्यों ऐसा होता था, लेकिन मैं ही एक ऐसा शख्स था जो मैं 2 साल से उस ट्रक को सेवा दे रहा था। और ड्राइवर तो बदलते गए। 2 साल के अंदर में कम से कम 6 ड्राइवर बदल चुके थे। मेरे मालिक उनको हटाते नहीं थे, वो खुद ही अपने आप चले जाते थे। शायद कहीं और पैसा ज़्यादा मिलता होगा, लालच में पड़ जाते थे। लेकिन मैं उस ट्रक से बिल्कुल नहीं हटा। मालिक मुझे बहुत ही प्यार करते थे। हाँ, कहते थे कि दिनेश, तू सारा काम सीख ले, ये ड्राइवर तो आते जाते रहते हैं। हाँ, तू जब ड्राइवर बन जाएगा ना, तो मेरे पास ही जमे रहना, कहीं तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं अपने मालिक के ऊपर मैं बहुत ही विश्वास करता था। जब भी मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत होती थी, खर्चे बर्चे की ज़रूरत होती थी, तो देरी नहीं करते थे मुझे देने में। हाँ, मुझे लगता था कि किसी ड्राइवर के साथ में वो हिचकते नहीं थे पैसा के मामले में, कोई मदद करने के मामले में, लेकिन फिर भी ड्राइवर क्यों नहीं रुकते थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं बताया ना, वो दिन मेरे शुरुआती दिन थे। ट्रक ड्राइवर के दिशा में मैं बढ़ रहा था, हर कदम हर दिन आगे बढ़ता जा रहा था। अब तो मैं अकेले ट्रक चला लेता था और मालिक ने मेरे लिए लाइसेंस का प्रबंध भी करवा दिया था। लाइसेंस भी मेरा बन चुका था। लेकिन अभी मैं कभी भी अकेले ट्रक को लंबी दूरी तक नहीं ले गया था। हाँ, आसपास के 10 किलोमीटर के आसपास के रेंज में मैं अकेले भी ट्रक चला करके जाता था। जब कोई ड्राइवर नहीं होता था, कोई अर्जेंट माल होता था, तो मालिक मुझे भेजते थे और मुझे हौसला देते थे, तू हिम्मत रख, तू एकदम ड्राइवर बन चुका है, अब तू डरा मत कर, तुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पर तू हौसला रख, हिम्मत रख। अब मैं मालिक को बात बिल्कुल समझता था। लेकिन 10 किलोमीटर के आसपास के रेंज में ज़रूर मैं दिन के टाइम में जाया करता था, जब कोई ड्राइवर नहीं होता था। लेकिन लंबी दूरी का अभी तक मैंने कोई सफ़र नहीं किया था, वो भी अकेले। लेकिन वो भी तमन्ना मेरी जल्द पूरी होने वाली थी। जब एक नया ड्राइवर आया था, आज 3 दिन के बाद ही अब उसको नौकरी करते हुआ था। अब मालिक ट्रक लोड हो चुका था। वो कहा था कि मैं बस 2 घंटे के अंदर में आ रहा हूँ, और तब तक हम लोग इंतज़ार करते रहे। लेकिन 2 घंटा क्या, 4 घंटा बीत जाता है, वो ड्राइवर आता ही नहीं है। माल अर्जेंट था, मालिक भी परेशान थे कि कब आएगा ड्राइवर, कब आएगा ड्राइवर, लेकिन ड्राइवर आता ही नहीं है। तब मालिक मेरे से कहते हैं, दिनेश, अब तो तैयार हो जा, अब मैं इस ट्रक पर किसी और ड्राइवर को रखूँगा नहीं, मैं तंग आ चुका हूँ। ना जाने इस ट्रक में ऐसा क्या है कि ड्राइवर रुकते ही नहीं हैं। अब तो दिनेश इस ट्रक को तो संभाल, तू जा, मैं तेरे को ऑर्डर दे रहा हूँ, आज तू लंबी दूरी की यात्रा कर। डरने की बात नहीं है, हौसला रखना, हिम्मत अब एकदम जुटा के रखना, और जा तू सफ़र पर निकल जा। और वो दूरी कुछ ज़्यादा ही थी, पूरी रात भर का सफ़र था, और तब जा कर के मैं सुबह पहुंच पाता। नॉन स्टॉप में चलता, तब जा कर के वो दूरी मैं पूरा कर सकता था। जब मालिक कहते हैं ना, तो मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूँ
इतनी लंबी दूरी मैं अकेले कभी गया नहीं था और मैं अंदर से थोड़ा नर्वस सा हो गया था। लेकिन मालिक जब हौसला देते हैं ना तो हौसला बढ़ भी जाता है। मुझे लगा कि ठीक ही तो कह रहे हैं मालिक, कब तक तो किसी के सहारे चलता रहेगा। तो खुद अपना ट्रक चलाना, अपना काम खुद कर। और मैं हिम्मत जुटा लेता हूँ कि मुझे अब तो करना ही पड़ेगा। और जब तक मैं अकेले ट्रक नहीं चलाऊंगा मेरा हौसला बढ़ेगा नहीं, मेरी हिम्मत टूट जाएगी। और इसके बाद मालिक को बात को मानता हूँ और ट्रक लेकर के निकल पड़ता हूँ। बड़ा अजीब सा रोमांच मुझे महसूस हो रहा था। मैं अकेले था। कभी कभी मन में थोड़ा घबराहट भी होती थी, लेकिन मैं घबराहट को ज़्यादा देर तक अपने अंदर रहने नहीं देता था। मालिक की बात याद आती थी, दिनेश तू पूरा पक्का ड्राइवर बन गया है। और उनकी जैसे मेरे कानों में आवाज़ गूंजती थी, मैं हूं ना तेरे पीठ के पीछे, कुछ भी होगा मैं संभाल लूँगा। मैं तुझे बता रहा हूँ ना, मेरा ट्रक है, मेरा काम है। मैं तुझे बता रहा हूँ ना कि तू जा, तो बिल्कुल उस मंजिल तक पहुँच सकता है। मुझे उम्मीद है। और मैं यही सब अपने मन में ख्याल लेते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। रात का 11 बज गया था, गर्मी का दिन था। आसमान में चांद निकला हुआ था। अभी भी गरम गरम हवा का झोंके महसूस हो रहा था। लेकिन हम लोग ट्रक ड्राइवर हैं ना, हमें इन चीज़ों से अब परहेज नहीं था। चाहे ठंड पड़े, चाहे बरसात हो या गर्मी का लू पड़े, हम तो चलते ही जाते हैं। आइए, हम ट्रक ड्राइवर अच्छी तरह जानते हैं कि हम एसी के कमरे में बैठ करके अब ड्राइवरी तो नहीं कर सकते ना। हमारे ट्रक में एसी नहीं है ना। हमें तो खुली हवा में चलने का आदत डालना चाहिए। और मैं चलता जा रहा था। रात का 11 बज चुका था और जो ट्रक था ना, अचानक घड़घड़ाने लगता है। ऐसा लगता है कि अब इंजन बंद हो जाएगा। और जब मैं टेम्परेचर की सुई देखता हूँ ना, तो कुछ ज़्यादा ही आगे तक आ चुका था। लाल निशान को जैसे पार कर लिया था। ये खतरे की घंटी थी इंजन के लिए। मुझे लगता है कि इंजन बहुत गर्म हो चुका है। मैं नॉन स्टॉप चल रहा हूँ ना, इसलिए शायद इंजन पर ज़्यादा लोड पड़ रहा था। मुझे अब रोकना ही होगा। लेकिन मैं जब तक रोकता, खुद ही इंजन बंद हो चुका था। लेकिन ये था कि मैं ट्रक साइड में कर लिया था। अब कोई भी रुकावट नहीं थी। हम किसी का रास्ता रोक के खड़े नहीं थे। बिल्कुल मैं साइड में था। अब इसके बाद मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। जो मेरे पहले उस्ताद हुआ करते थे, कुछ लोग मुझे ज़रूर काम की चीज़ें बताए थे, लेकिन इस चीज़ के बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया था। जब इंजन गर्म हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जो मैं अपने जनरल नॉलेज मन में था, मैं समझ गया कि जब गाड़ी हीट हो जाती है तो ठंडा तो करना ही पड़ेगा और तब जाकर गाड़ी स्टार्ट हो पाएगी। और उस वक्त मैं जो बाल्टी की पानी होती है, बोतल का पानी होता है, और सब मैं इस्तेमाल करने लगता हूँ। मैं इंजन को ठंडा करने में अब पानी का सहायता लेता हूँ। और मैं हद तक सुई को नीचे आते हुए देख रहा था। मतलब जो लाल सुई जो जहाँ पर टिकी हुई थी, अब जैसे जैसे पानी का बौछारें मार रहा था और इसके बाद इंजन ठंडा होता जा रहा था। सुई धीरे धीरे नीचे आ रही थी। लेकिन जब मेरे ट्रक में पानी ख़त्म हो जाता है ना, तब मैं आसपास में पहली बार देखता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। यहाँ पर कोई गांव है, बस्ती है, कुछ ऐसा भी है क्या? यहाँ पर पानी मिल सकता है क्या? मुझे पानी की ज़रूरत थी। मुझे लगने लगा कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ। जब मैं इंजन पर पानी मारूंगा, बौछार मारूंगा, इंजन ठंडा ज़रूर होगा और तब मैं इस जगह से आगे निकल पाऊंगा। मैं हद से ज़्यादा ट्रक को दौड़ाता रहा, जबकि मुझे कहीं पर रुकना चाहिए था, ब्रेक लेना चाहिए था। लेकिन मैं ऐसा किया नहीं ना। अब नया नया ड्राइवर था, वो भी अकेले, और जोश में गाड़ी को चला रहा था। कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मैंने गाड़ी को दौड़ा दिया था। और गाड़ी जो थी, जो ट्रक था, वो पुराना ही था। अगर नया होता तो बात कुछ अलग ही होती। मुझे यही समझ में आ रहा था। लेकिन जो मैं कर रहा था ना, मुझे संतुष्टि मिल रही थी। लाल सुई जो थी ना, धीरे धीरे अब एक जगह पर टिक गई थी। मतलब अभी भी खतरे के अंदर में ही थी, खतरे से नीचे नहीं आई थी। मुझे लगा कि अब थोड़ा सा पानी और मिल जाए ना तो मेरा काम बन जाएगा।
तब मैं आसपास देखने लगता हूँ। कुछ ही दूरी पर मुझे कुछ घर जैसा दिखाई देते। रोड के बाईं साइड में, दाएं साइड में बंजर इलाका मुझे दिखता है। अगर चांदनी रात नहीं होती तो मैं बाएं साइड में जो घर मुझे दिख रहा था, अगर अंधेरी रात होती तो मुझे वो घर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। मैं उस घर को देखने लगता हूँ। क्या मुझे वहाँ पर जाना चाहिए? वहाँ पर पानी मिल सकता है? क्या वो लोग मेरी मदद कर सकते हैं? मैं सोच विचार में डूबा हुआ था। मैं अकेले था ना, हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि आधी रात होने वाली है। किसी के दरवाजे पर जाकर के दस्तक देना, वो भी आधी रात को, फिर उसको जगाना, अब मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। हौसला मेरा टूट रहा था। मैं हौसला नहीं कर पा रहा था कि मैं वहाँ पर जाऊँ, उनका दरवाज़ा खटखटाऊँ। मैं अभी नया नया था ना, मैं थोड़ा सकुचाया हुआ था, डरा हुआ था कि नहीं भाई, ऐसा करना ठीक भी नहीं है। तब मैं करूं क्या? अब माल भी अर्जेंट पहुंचाना था, जैसा मालिक ने कहा था। मैं तो दुविधा में फंसा हुआ था कि मैं क्या करूं। और आसपास देखता हूं तो मुझे और कुछ नज़र नहीं आता। ना कोई पानी का सोर्स मुझे नज़र आता है, तो मैं पानी कहाँ से लूं? मैं ट्रक के नीचे इधर से उधर टहल रहा था, घूम रहा था, बाएं दाएं हर तरफ में देख रहा था। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पर बस बाएं साइड में ये घर है, शायद ये यहाँ से घर का गांव का शुरुआत होती होगी और आगे तक कुछ न कुछ बस्ती गांव जरूर होगा। मैं बस सीमा के पास में खड़ा हूँ, जहाँ से ये गांव का शुरुआत होता है। तो मुझे आगे चल कर के और देखना चाहिए। जब ये घर भी है तो और भी घर होगा। घर होगा तो कोई ना कोई पानी का साधन जरूर होगा, कोई टंकी लगी होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। मुझे चलकर देखना चाहिए। फिर मैं हिम्मत जुटा देता हूँ और इसके बाद उस रोड पर चलने लगता हूँ। जब उस घर के पास पहुँचता हूँ ना, तो घर अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन धुआं सा उठता हुआ मुझे नजर आ रहा था। मतलब उस घर में इंसान तो जरूर होंगे। तभी मुझे लग रहा था कि कुछ पक रहा था, कुछ खाना वगैरह बन रहा होगा, चूल्हा जल रहा होगा। तभी तो धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। एक पल तो मैं रुक गया था कि अभी लोग सोए नहीं हैं इस घर में। मुझे चल कर के दरवाजे पर दस्तक देना चाहिए। हो सकता है कि मुझे वो पानी प्रबंध कराते। अगले पल मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी और आगे चल के देख लेते हैं, शायद कोई घर खुला हुआ मिल जाए, कोई पानी का टंकी मिल जाए। तब मुझे अब ये सब काम तो नहीं करना पड़ेगा। मैं आगे की तरफ चल देता हूँ। लेकिन जब आगे निकलता जाता हूँ ना, तो मुझे और कोई घर नज़र नहीं आता है। हाँ, कुछ आगे जा कर के मुझे कुछ रोशनी नज़र आ रही थी, लेकिन वहाँ से काफ़ी दूरी पर थी। मुझे लगने लगा कि ये तो लंबा फासला है भाई। अब वहाँ पर रोशनी कुछ ज़्यादा ही दिख रही थी, मतलब वहाँ पर जो गांव है कुछ बड़ा ही है। लेकिन ये घर रोड के किनारे बना हुआ था। इकलौता ही घर मुझे दिखाई दे रहा था और धुआं भी उठता हुआ नजर आ रहा था। हाँ, उस घर में मुझे रोशनी का आभास नहीं हो रहा था। मैं सोचा रहा था, हिम्मत नहीं जुटा रहा था। फिर मैं अपने ट्रक के पास लौट आया था। मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। अगर मेरे साथ में कोई ड्राइवर होता तो मेरा हौसला भी बढ़ता। मैं अकेले था और नई उम्र थी। मेरी उम्र कोई खास नहीं थी, 24 या 25 साल की रही होगी। मैं फैसला ले नहीं पाता। मैं अपने ट्रक के आसपास घूमने लगता हूँ। सोचने लगता हूँ कि क्या मैं जाऊँ। अगर मैं दरवाज़ा खटखटाऊँगा तो कोई अब बाहर निकलेगा, अब मुझे कुछ बदतमीज से बोल देगा। मैं इस बात से काफ़ी डरता था। लोगों का सामना करने में मुझे बहुत कठिनाई होती थी। ये बचपन से ही मेरे अंदर में था। लोगों से बात करने में सुखचाता था और मैं उनसे डर भी जाता था। लेकिन अब मैं हिम्मत जुटाने लगा, ना चलते हैं एक बार, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगले पल मेरा मन बेचैन हो जाता है। अगर वो लोग बुरा मान गए तब मैं क्या करूँगा। फिर मेरा कदम रुक जाते हैं। मैं आगे बढ़ नहीं पाता हूँ। पीछे से कुछ आवाज़ आती हुई सुनाई देती है। जब मैं आवाज़ की तरफ देखता हूँ ना, तो 2-3 बकरियाँ लिए हुए
एक बूढ़ा आदमी अब आ रहा था और उसके पीछे कोई औरत जैसी मुझे दिखाई दे रही थी। उसके सर पर कोई गठरी रखा हुआ था। जब वो बकरी लेकर के और मेरे ट्रक के पास आने लगते हैं तो मैं उनसे कुछ बोलता नहीं हूँ। मैंने आपको बताया ना कि नए आदमी से बात करने में मुझे शर्म झिझक महसूस होती थी। मैं अपने ट्रक के पास खड़ा होकर के उनको आते हुए देख रहा था। वो बूढ़ा आदमी जब बकरी लेकर के मेरे पास से गुजरने लगता है ना, तब वो रुक जाता है। उनकी बकरी भी रुक जाती है। बकरी 3 होती है और उसके पीछे औरत जिसे मैं समझ रहा था ना, वो तो जवान लड़की मुझे लग रही थी। अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर रखा हुआ था। वो भी रुक जाती है। बूढ़ा मुझे देखता है और फिर मेरे पास में आ जाता है। कहता है कि ड्राइवर साहब, ट्रक खराब हो गई क्या? और तब मैं कहता हूँ कि हाँ चाचा जी, ट्रक खराब हो गया है। अब थोड़ा पानी की ज़रूरत है। अगर पानी मुझे मिल जाए ना तो मैं ट्रक को चालू कर सकूँगा। इंजन गर्म हो गया है। लेकिन आसपास में मुझे कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। और तब बूढ़ा कहता है, अरे मेरा घर बगल में है ना, ये तो सामने रहा मेरा घर। मेरे घर में पानी की कमी नहीं है। आओ, अपने पास जो भी बर्तन हो आप ले लो, आप मेरे साथ में आओ। अब मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। मुझे लगा कि ईश्वर ने मेरे लिए बंदे को भेज दिया। और देखो, बिना मैं दरवाजे पर गए हुए और सब कुछ प्रबंध हो गया। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। मैं अपने ट्रक से केन निकालता हूँ और बोतल निकालता हूँ। और तब तक बूढ़ा जो था ना, आगे की तरफ जा रहा था। बकरी भी आगे जा रही थी और उसकी जो मेरे हिसाब से उसकी बेटी होनी चाहिए, वो भी आगे की तरफ जा रही थी। लेकिन बेटी जो थी ना, मुड़ मुड़ करके मुझे देख रही थी कि मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। मुझे तो ऐसा ही लगा था उस वक्त में। बूढ़ा एक बार रुकता है और फिर आवाज़ देता है, आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हें पानी देता हूँ, जल्दी आ जाओ। और उसके बाद वो बूढ़ा बकरी लिए हुए उस घर के दरवाजे पर पहुँच जाता है। और जब तक मैं पहुँचता हूँ ना, वो लोग घर के अंदर जा चुके थे। दरवाज़ा खुला हुआ था। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अब दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाऊं। दरवाजे पर जा कर के खड़ा हो जाता हूं। मैं उनको इंतज़ार करने लगता हूं कि अब आएंगे, अब आएंगे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बीत जाता है। लेकिन वो लोग तो जैसे मुझे भूल ही गए थे। मैं आवाज़ लगाता हूं, चाचा चाचा, आप अंदर ही हो ना? मैं कब से खड़ा हूं, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था कि कब मुझे आप बुलाओगे। लेकिन आप अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं दिए। चाचा, मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना? अब 20 के बाद चाचा तो नहीं आती। वो जवान लड़की दरवाजे पर नजर आती है। आजू बाजू देखती है कि कोई है या नहीं है। ना जाने क्या देख रही थी। और तब कहती है मेरी तरफ। आवाज़ थोड़ा उसकी भारी सी लग रही थी। शायद उसको सर्दी जुकाम हुआ पड़ा था। मुझे तो अंदाज़ा ऐसा ही लगा था। और तब मुझे इशारा करती है कि अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं सोचता हूँ कि आखिर चाचा कहाँ गए। चाचा क्या कहीं किसी काम में व्यस्त होंगे, मुझे ऐसा लगा। और तब मुझे फिर इशारा करती है और बोलती है, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं अब जो भी मेरे सामने अब दरवाज़ा था, अब मैं उसमें प्रवेश करता हूँ। और जैसे प्रवेश करता हूँ, वो लड़की दरवाजे की कुंडी लगा देती है। तो मैं एक बार मुड़ के देखता हूँ और तब चाचा की आवाज़ अंदर से सुनाई देती है। वो मुझे बुला रहे थे, आ जाओ आ जाओ, अंदर ही आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मुझे लगा कि तुम कमरे के अंदर में आ गए हो, लेकिन तुम तो बाहर खड़े थे। आ जाओ अंदर। मैं अंदर चला जाता हूँ और तब देखता हूँ चाचा एक खाट पर बैठे हुए हैं और हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। अब मेरी तरफ हुक्का का पाइप पकड़ा देते हैं, लो स्वाद ले लो। और तब मैं कहता हूँ कि नहीं चाचा, मैं हुक्का पीता ही नहीं हूँ, मैं कोई नशा नहीं करता। और तब कहते हैं, यहाँ बैठ जाओ। एक बूढ़ा था और उस पर मुझे बैठने की इशारा करते हैं। मुझे लगा कि हाँ, चाचा का बात को मानना चाहिए। अब मैं बैठ जाता हूँ। और तब वो मेरे बारे में पूछते हैं कि नौजवान, कहाँ के रहने वाले हो? और तुम अकेले क्यों हैं? तुम्हारे साथ में कोई दूसरा ड्राइवर नहीं है? और तब मैं पूरी कहानी बता देता हूँ कि चाचा ऐसे ऐसे समस्या हो गया, नहीं तो हमारी ट्रक पर
ड्राइवर तो ज़रूर होता था। हम अकेले नहीं होते थे। हम जब भी चलते थे तो 2 जने साथ में हम होते ही थे। लेकिन कुछ मजबूरी थी और वो मजबूरी चाचा को बता दिया था। तब चाचा कहने लगे, अरे ऐसा तो चलता रहता है, बेटा तुम थके होगे। अपनी बिटिया को आवाज़ देते हैं कि बेटी अब इनके लिए कुछ दे, नाश्ता पानी दे, कुछ थके हुए इंसान हैं, शायद भूखा है, अभी तक शायद उनको भोजन भी नहीं मिला। अब वास्तव में मुझे भोजन मिला भी नहीं था। मैं तो सोच रहा था कि जब आधा रास्ता पार कर जाऊंगा तब किसी ढाबे पर रुकूंगा, आधा पौन घंटा 1 घंटा मैं खाना खाऊंगा, थोड़ा सा आराम करूंगा और इसके बाद मैं चलने लगूंगा। मैं भूखा ही था। जब चाचा बोलते हैं तो मुझे भूख का एहसास भी होता है। तब लड़की आती है, क्या खाना पसंद करोगे, जो कहोगे मैं फटाफट बना बना दूंगी। लेकिन आज मेरे पास में हरी सब्जी नहीं है। सब्जी तो मेरे पास में अब है ही नहीं बिल्कुल भी। तब चाचा कहते हैं, अरे जो भी है अब बना दो, मेहमान है मेरे लिए, सेवा भाव करना हमारा कर्तव्य है। जो भी घर में हो बेटा तुम जल्दी जल्दी तैयारी कर लो। अब मैं कुछ ही देर में आता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया, अब मैं कुछ ही देर में लौट के आता हूँ। तुम ऐसा करना, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना, अब मुझे बस जाना है और आना है। इसके बाद चाचा झटके से उठते हैं, अपने हाथ में एक छोटा डंडा लिए हुए थे और उस दरवाजे से, जो मेन दरवाज़ा था, उसको खोलते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब उसके बाद लड़की दरवाज़ा बंद करके उसी खाट पर बैठ जाती है जहाँ पर चाचा बैठे हुए थे। उसकी आंखें मुझे घूर रही होती है और वो हुक्का पीने शुरू कर देती है। गुड़ 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 आवाज़ आती है। मुझे लगा कि इसकी उम्र तो कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये नशा क्यों कर रही है, इसको तो नशा करना ही नहीं चाहिए। शायद ये चाचा जब गए हैं ना तभी ये हुक्का पी रही है, चोरी छिपे पी रही है। तब मुझसे फिर सवाल पूछती है। चाचा जो पूछे थे वही सवाल मुझसे फिर दोहराती है। अकेले क्यों हो, तुम्हारे साथ में कोई दूसरा क्यों नहीं है, कहाँ तक जाओगे, कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। अब मैं उस लड़की को सब कुछ बताने लगता हूँ। फिर वो भाग करके जाती है, अरे मैं तो भूल ही गई, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ, तुम भूखे होंगे ना, अब चाचा आते ही होंगे। इसके बाद न जाने किस कमरे में जाती है। जब लौट के आती है ना तो उसके हाथ में खाने वाला बर्तन होता है, एक थाली और उसके ऊपर में दूसरी थाली ढकी हुई थी। आ करके कहती है, अब लो आराम से आप भोजन कर लो, अब मैं कुछ ही देर में आ रही हूँ, जब तक चाचा भी आ जाएंगे। थाली में पकड़ रखा था। अब मैं थाली का ढक्कन हटाता हूँ ना तो उसमें ना तो मुझे कोई रोटी नज़र आ रही है, ना कोई चावल नज़र आ रहा है। उसमें तो मांस भरा हुआ था, बॉयल मांस, जैसे उबाल करके रखा होगा। ऐसा नहीं कि मैं मांस खाता नहीं था, कभी कभी हमारे घर में बन भी जाता था, लेकिन इतना सारा मांस और अलग से कुछ बदबू आ रही थी, सड़न जैसी बदबू। मैं तो पहली बार जब उसको अब सूंघता हूँ उस बदबू को तो मुझे उल्टी आने को हो जाती है। मैं थाली फिर ढक देता हूँ, लड़की की तरफ देख करके आवाज़ लगाता हूँ। लड़की तो मुझे नज़र नहीं आ रही थी, शायद मेरी आवाज़ उस तक पहुँच गई होगी। मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा भोजन नहीं करता जी, मैं ऐसा भोजन नहीं करता, आप इसको ले जाइए। लेकिन लड़की आती नहीं है। मैं भोजन जो थाली था मैं रख देता हूँ। मैं इंतज़ार करने लगता हूँ कि चाचा आएंगे या फिर लड़की आएगी। लड़की आएगी तो मैं बोल दूंगा कि मैं मांस खाता ही नहीं हूँ। और वही होता है। कुछ ही देर में लड़की फिर रिटर्न आती है। कहती, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? खाना नहीं खाया? मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाया था, तुम खाना क्यों नहीं खाए? तब मैं कहने लगा कि देखिए, मैं मांस बिल्कुल नहीं खाता हूँ, मैं इनको छूता नहीं हूँ। मुझे तो लगा कि आप मेरे लिए कुछ रोटी वगैरह बनाएंगी, मैं मांस को छूँगा नहीं। मैं ये नहीं बताता हूँ कि उसमें सड़न की बदबू आ रही है, वो मांस एकदम सड़ा हुआ है, मैं उसको नहीं खा सकता, ये बात मैं उसको नहीं बताता हूँ। तब वो थाली को पलट देती है। कहती, इसमें अब ऐसा क्या दिक्कत है, बिल्कुल सही तो है, मैं भी तो खाई हूँ और अंकल भी तो तेरे खाए हैं, अब कोई भी ऐसी चीज़ तो नहीं थी, तो मांस तो क्यों नहीं खाती हो? मांस खाना चाहिए,
सेहत बनता है, ताकत आती है। हमारे घर में तो बस ऐसा ही भोजन मिलता है। तुम्हें भोजन करना चाहिए, इसमें तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। देखो तुम दूबले पतले हो गए हैं। वो मुझे शिक्षा दे रही थी। और वो बदबू वाला मांस मैं कैसे खा सकता हूँ। मुझे लगा कि अब चाचा आ जाएं तो बात बन जाएगी। इस लड़की से मैं कितना बहस करूं, लेकिन वो तो बहस पर अड़ी हुई थी। तुम्हें ये भोजन करना ही होगा। मैंने बहुत मेहनत करके ये भोजन तैयार किया है। अगर तुम नहीं भोजन करोगे ना तो मेरा गुस्सा बढ़ जाएगा। मैं गुस्सा जब आ जाता है ना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। मुझे लगा कि मैं इस घर में आके फंस गया हूँ क्या, कि मैं ज़बरदस्ती मेहमान बना हुआ था उस घर का। जबकि जान न पहचान मैं इस घर में तो आना भी नहीं चाहता था। वो चाचा ही मुझे लेकर के आए थे। अब मुझे ऐसा पता होता कि इस घर में सड़न वाले मांस मुझे खिलाया जाएगा तो मैं तो कभी आता भी नहीं। मैं तो इस घर से बिल्कुल दूर ही रहता। मैं उस लड़की को मना कर देता हूँ कि देखिए, मैं आपको बताया ना कि मैं मांस और कोई नशा पानी करता ही नहीं हूँ। मैं सादा भोजन खाता हूँ। लेकिन वो लड़की बहुत गुस्से में अब मुझे दिखाई दे रही थी। कह रही थी कि ये भोजन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। बार बार यही बात दोहरा रही थी कि अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। क्या करेगी? मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करेगी? मुझे तो डर लग रहा था उसकी बात सुन करके। मुझे लगा कि मैं गलत घर में आ गया हूँ, मुझे यहाँ पर आना नहीं चाहिए। तब मैं धीरे धीरे उठता हूँ। कहता हूँ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर आप पानी दे सकती हैं तो मुझे पानी दे दीजिए, और नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुबह तक इंतज़ार कर लूँगा। और मैं जाने लगता है। अभी तक उसी चारपाई पर लड़की बैठी हुई थी और वो भोजन उसके हाथ में था, थाली। और वो थाली को देख रही थी, अब मुझे जाता हुआ देख रही थी। गुस्से में बड़बड़ा रही थी। मैंने इतना मेहनत किया भोजन बनाने में। और उसके बाद मुझे लगा कि मैं दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। अब मैं जब दरवाज़ा खोलने लगता हूँ ना तो अंदर की कुंडी तो खुल जाती है, लेकिन बाहर का जैसे लगता है कि किसी ने कुंडी लगा दिया हो। मैं जोर जोर से दरवाज़ा खींचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। और अभी तक लड़की बैठी हुई चारपाई पर अपने आप बड़बड़ा रही थी और मैं उसकी बड़बड़ाहट को सुन भी रहा था। और तब मैं कहता हूँ, देखिए, ये दरवाज़ा शायद बाहर से किसी ने बंद कर दिया है। आप इस दरवाजे को खुलवा दीजिए ना। मुझे जाना है अपने ट्रक के पास में। मैं यहाँ पर रुकूंगा नहीं। माल मेरे ट्रक में भरा हुआ है, कोई चोरी चकारी हो जाएगा, मुझे जाना होगा। लेकिन लड़की टस से मस नहीं होती है। वो उसी चारपाई पे बैठी हुई बड़बड़ा रही है, उस थाली को देख रही है। कुछ अब मेरी तरफ निगाहें भी नहीं डालती है। हाँ, मैं उसको आवाज़ लगा रहा था कि आप देखिए ना, दरवाज़ा खुलवा दीजिए ना, मुझे बाहर निकलना है, मुझे अपने ट्रक के पास में जाना है, ट्रक में माल लोड है, कहीं चोरी चकारी हो गया तब मैं क्या जवाब दूंगा मालिक को। लेकिन वो मेरी आवाज़ ही नहीं सुन पा रही थी, अपने आप में बड़बड़ाती जा रही थी। तब मुझे लगा कि शायद ये मेरी आवाज़ उस तक पहुंच नहीं पा रही है या फिर मेरी आवाज़ को इग्नोर कर रही है। मैं दोबारा वापस आता हूँ उसकी चारपाई के पास में। अब मैं देख रहा था जिस मांस को वो पकाई थी ना, जिसमें बदबू आ रहा था, मैं देख रहा था अपनी नज़रों से, उसमें कीड़े चलते हुए सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहे थे। और वो लड़की उन कीड़ों को देखते हुए बड़बड़ाती जा रही थी कि मैं इतना परिश्रम से भोजन बनाया, अब देखो इसको कोई खाने वाला नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे अब खाना पड़ेगा। मेरे आंखों के सामने कीड़े से भरे हुए मांस को वो गटागट खाना शुरू कर देती है। अब मेरी तरफ देखती भी नहीं है, जैसे अपने आप में मैं हो ही नहीं, बिल्कुल कोई अलग दुनिया में चली गई हो। मुझे इग्नोर कर रही थी जानबूझ करके, या फिर ऐसा क्यों कर रही थी। जब मैं देखता हूँ ना कि अच्छा किया इस मांस को मैं नहीं खाया, इसलिए बदबू आ रही थी, उसमें तो कीड़े रेंग रहे हैं, ये तो सड़ा हुआ मांस है, ये मुझे खिलाने की क्यों कोशिश कर रही थी। ये सड़ा हुआ मांस खा रही है, क्या इसको बदबू नहीं आ रहा है? कीड़े इसको दिखाई नहीं दे रहे चलते हुए? मैं एकदम हैरान रह जाता हूँ और देखते ही देखते पूरा थाली साफ कर दिया था। इसके बाद थाली जमीन पर रखती है और तब मेरी तरफ देखती है। जैसे मैं देखता हूँ ना तो उसका शक्ल बिल्कुल बदल जाती है, आंखें बड़ा अजीब ढंग की हो जाती है।
और चेहरा भी कुछ अलग ही नजर आता है। तमतमाता हुआ गुस्से वाला चेहरा, जैसे पूरा शरीर का खून उसके चेहरे पर आ चुका है। सुर्ख एकदम लाल रंग का चेहरा, और वैसे ही उसकी आंखें मुझे दिखाई देती है। आवाज़ भी उसकी भारी हो जाती है। अब फिर मेरे बाल थोड़ा बड़े बड़े थे। मैं थोड़ा बाल रखता था, शौकीन था। और जब मेरे बाल बड़े थे ना, वो एक झटके में मेरे बाल को पकड़ लेती है, मुझे घसीट करके बालों द्वारा और अंदर के कमरे की तरफ लेके चलने लगी थी। मैं उसको रोकने की कोशिश करता रहा, ये क्या कर रही हो मेरे साथ में, ये क्या कर रही हो, ये कोई ज़बरदस्ती है, ये कोई ज़बरदस्ती है। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। मुझे घसीटते हुए मुझे दर्द भी हो रहा था, और मैं एकदम अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। गजब की ताकत थी उसके अंदर में। एक कमरे में ले जाती है और उस कमरे में मुझे ढकेल करके दरवाज़ा बंद कर देती है। उस कमरे में जो रोशनी मुझे नज़र आ रहा है, वो रोशनी कहाँ से आ रहा है, उसकी सोर्स क्या है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। उस रोशनी में देखता हूँ ना, तो उसका चेहरा और भी डरावना मुझे नज़र आ जाता है। और देखते ही देखते उसका सुंदर चेहरा जो मैं पहले देखा था, अब तो काफ़ी बदल चुका था। मैं देखने लगा कि उसकी उंगली को जो नाखून थे ना, वो कुछ ज़्यादा ही लंबे हो चुके थे, और उसके चेहरे पर काफ़ी बदलाव अब धड़ाधड़ हो रहा था। मैं देखता हूँ कि उसके दांत जो है ना, जो काफ़ी सुंदर थे, अब बड़ा अजीब ढंग के हो गए थे। मुंह खुला हुआ रह गया था और दांत कुछ बाहर निकल आए थे। और उसी वक्त वो मुझ पर हमला करती है, मुझे ज़मीन पर गिरा देती है और मेरे गले पर दबाव बढ़ा देती है। दोनों हाथ से जैसे मेरा गला घोटने की अब कोशिश करने लगी थी। मैं इस घटना को बिल्कुल झेल नहीं पाया था। और इसके बाद मैं जब उसका रूप देखा था और सब चेहरे पर बदलाव देखा था, मुझे लग गया कि मैं गलत घर में फंस गया हूँ। ये लोग इंसान तो हो ही नहीं सकते। ये लड़की तो खास तौर पर इंसान है ही नहीं, जो सड़े हुए मांस को खा सकती है। और इसके बाद जो मैं उसके चेहरे पर बदलाव देखा, मैं समझ गया था ये जरूर कोई चुड़ैल है, इंसान नहीं है। मैं खौफ में भर जाता हूँ और फिर मुझे कुछ होश नहीं रहता। जब मुझे होश आता है ना, तो मैं अपने आप को ऐसे ही एक कमरे में पाता हूँ। बिल्कुल कमरा खाली था, दरवाज़ा था लेकिन दरवाज़ा बंद था। रोशनी थी लेकिन उस लड़की का आता पता नहीं था। कहाँ गई, मुझे उस लड़की से कुछ लेना देना भी नहीं था। मैं तो समझ चुका था कि वो तो कोई चुड़ैल है, कोई भूत प्रेत है। मैं डरा हुआ था। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि मैं इस घर से कैसे निकल जाऊं। उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया है, उसने मुझे मारा नहीं है, तो ये सब क्या था? आखिर वो गई कहाँ पर? मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो बाहर देखता हूँ ना, पूरा एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। ना तो वो चाचा नज़र आते हैं और ना वो लड़की नज़र आती है। मैं दरवाजे से बाहर निकल आता हूँ। मैं देखता हूँ कि हुक्का वहीं पर रखा हुआ है, चारपाई वहीं पर है, और बर्तन भी वहीं अभी तक जिसमें मांस था वो ज़मीन पर रखा हुआ है। और दरवाज़ा जो था ना, वो खुला हुआ था। मेन गेट जो था ना, वो खुला हुआ था। जैसे ही मेन गेट पर मैं जाता हूँ, वैसे ही उस लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे किसी से बात कर रही हो। जैसे आवाज़ सुनता हूँ ना, मैं कांप जाता हूँ। मतलब वो लोग दरवाजे के बाहर ही हैं। मैं दरवाजे के पल्ले के पास छिप जाता हूँ। उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये लोग बात क्या कर रहे हैं। क्या मैं यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल पाऊँगा या मैं मारा जाऊँगा? तब वो लड़की कहती है, हाँ, इंसान तो ठीक है, शरीर में उसके खून भी ठीक ठाक है, लेकिन अभी हमें इसको मारना नहीं है, उस दिन के लिए बचा के रखना है। अब तो ज़्यादा दिन भी नहीं है, बस 2 दिन तो बचे हुए हैं। आखिर हम ऐसा इंसान कहाँ ढूंढेंगे? आप जल्दीबाजी मत करो। मैं भी उसको मारने की कोशिश किया था। मुझे लगा कि मेरी भूख बढ़ गई है, लेकिन अपने भूख पर मैंने कंट्रोल किया है। आप भी अपने भूख पर कंट्रोल करो। बस 2 दिन का टाइम है, 2 दिन के बाद अब हम दोनों मिलकर उसको खा लेंगे। जब मैं सुनता हूँ ना, तो मेरे रोम रोम कांप जाता है।
मुझे लगा कि मैं बहुत बुरी तरह से घिर चुका हूँ, फंस चुका हूँ। मुझे इस घर के आसपास बिल्कुल आना भी नहीं चाहिए था। मैं तो गलती किया। तभी मुझे लगा कि मेरा मन बार बार क्यों मना कर रहा था कि इस घर में आओ मत, इस घर का दरवाज़ा मत खटखटाओ। मेरा मन मुझे रोक रहा था। उसको लग चुका था कि यहाँ पर खतरा है। लेकिन उन्होंने मेरे साथ में अब चाल खेली थी। वो दूसरे रास्ते से आते हुए अब मुझे अब सब कुछ समझा देते हैं कि हमारा घर तो पास में है। मुझे लगा कि लोग बकरी चरा के आ रहे हैं या फिर बकरी खरीद के आ रहे हैं। मुझे वो लोग भूत प्रेत लगे ही नहीं थे। अब मैं उनकी बातों में फंस चुका था। अब मैं उनके साथ साथ उस घर तक पहुंच चुका था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? कैसे मैं यहाँ से भागूं? मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो लोग बाहर खड़े शायद और शिकार की तलाश कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि ऐसा ही कर रहे होंगे। रोड पर देख रहे होंगे, निगाहें जमाए हुए होंगे कि कोई और शिकार मिल जाए जिससे उनका भूख शांत हो जाए। मैं तो एकदम घबराया हुआ, डरा हुआ, पसीने से नहाया हुआ। मुझे नहीं लग पा रहा था कि मैं उस जगह से जिंदा भी निकल पाऊंगा। और फिर वो आवाज़ जैसे दूर सुनाई देने लगी। जो दरवाजे पर बातचीत कर रहे थे ना, मुझे लगा कि वो लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। मैं एकदम डरते हुए दरवाजे के बाहर झांकता हूँ। तब देखता हूँ कि वो दोनों लोग रोड की तरफ अब आगे की तरफ जा रहे थे। मतलब उनको कोई शिकार अब नजर आ चुका था। वो शिकार को पीछा करते हुए आगे जा रहे थे। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। मुझे लगा कि सबसे बढ़िया वक्त यही है। अगर मैं अभी निकल गया तो निकल गया, नहीं तो मैं इस घर से जिंदा तो निकल ही नहीं पाऊंगा। जो मैंने सुना था वो 2 दिन तक मुझे जिंदा रखने वाले थे। इसके बाद मुझे वो लोग मार के खा जाते। वो चाचा और वो खूबसूरत लड़की। अब इसके बाद मैं उस घर से निकलता हूँ, छुपते छुपाते हुए अपने ट्रक के पास पहुँचता हूँ। जैसे मैं देख लेता हूँ कि हाँ पूरा रास्ता साफ है, तब मैं झटके से ट्रक का केबिन का दरवाज़ा खोलता हूँ और ट्रक के अंदर जा बैठता हूँ। दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता हूँ। अब इसके बाद कुछ ही देर होता है जैसे उनको अनुमान लग चुका था कि मैं उस घर से भाग आया हूँ। वो दोनों हमारे ट्रक के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, मुझे आवाज़ लगाते हैं। अभी भी वो खूबसूरत लड़की दिख रही थी और वो जो अंकल थे इंसान की तरह दिख रहे थे और वो हमसे आवाज़ में बात कर रहे थे। अरे तुम नीचे उतर आओ, तुम नीचे उतर आओ, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। देखो, तुम नीचे नहीं आओगे ना तो इस जगह से तुम जिंदा नहीं जा पाओगे। वो मुझे धमका रहे थे। कह रहे थे कि तुम नीचे आओगे तभी तुम इस जगह से निकल। वो लड़की वैसी ही दिख रही थी जैसे मैंने पहले उसको देखा था। वही सुंदर रूप था। वो चाचा भी इंसान की तरह दिख रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे और मुझे कह रहे थे कि तुम ट्रक से नीचे उतर जाओ। अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, तुम घिर चुके हो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम एक ही शर्त पर जा सकते हो, जब तुम नीचे आ जाओगे। वो लोग ट्रक के आसपास में तो थे, लेकिन वो चाहते तो हमारे दरवाजे को आराम से खोल सकते थे, केबिन का दरवाजे को खींच सकते थे, तोड़ सकते थे। ना तो लड़की अब हमारे ट्रक के पास में आ रही थी और ना दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी। जब वो ट्रक के बिल्कुल सामने में खड़े थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। जब उनको लगने लगा कि मैं ट्रक से बाहर नहीं आऊँगा, तब वो फिर उनका रूप बदलने लगा था। वही लड़की जिसको मैं पहली बार भूतनी के रूप में देख चुका था, अब फिर वैसे ही रूप में आ जाती है। चीखती है, चिल्लाती है, डराने की कोशिश करती है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम आराम से ट्रक के नीचे आ जाओ और फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुमसे कुछ बात करनी है। वो बहला रही थी, फुसला रही थी, डरा रही थी और साथ में चाचा भी वैसे ही कर रहे थे। वो भी इंसान जैसे अब नहीं दिख रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थी, चेहरा डरावना हो चुका था। वो भी बहुत डराने की कोशिश की। मैं तो एकदम डरा हुआ था। मुझे लगा कि मैं ट्रक में तो आ चुका हूँ, लेकिन मैं शायद जिंदा बच नहीं पाऊंगा। ये लोग शक्तिशाली हैं, भूत प्रेत हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं।
अब हम कब तक दरवाजे के अंदर बंद रहेंगे? लकड़ी के दरवाज़ा है, ये तो आराम से तोड़ सकते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगा था। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ कि वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन हमारे ट्रक के केबिन के पास में उस दरवाजे को छूने की हिम्मत कभी नहीं किया। अगर वो चाहते तो आराम से ऐसा कर सकते थे। और तब मैं हौसला मेरा बढ़ने लगा। मैं थोड़ा डर को दूर भगाने लगा कि ऐसा मैं डरता रहूँगा तो मैं शायद यहाँ से जिंदा निकल नहीं पाऊँगा। अगर मरना ही है तो मैं संघर्ष करके मरूँगा। ऐसे आसानी से इनके कब्जे में बिल्कुल नहीं आऊँगा। चलो एक बार ट्राई करते हैं, अपना ट्रक स्टार्ट करते हैं। अब मैं चाबी लगाता हूँ और चाबी घुमाता हूँ। तब तक शायद इंजन ठंडा हो चुका था और ट्रक आराम से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मैं ट्रक रोकता ही नहीं, गियर में डालता हूँ और फिर मैं दौड़ा देता हूँ। वो ट्रक के सामने थे, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मेरे ट्रक से कुचल जाएंगे, लेकिन वो तो भूत प्रेत थे। हवा की तरह हवा में उड़ जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जहाँ भी जाओगे तुम्हारे हम साथ में रहेंगे। कब तक तो ट्रक के अंदर में रहोगे? कभी तो बाहर निकलोगे, कभी तो बाहर निकलोगे। कब तक इस ट्रक में रहोगे? हम भी तुम्हारे पीछे हैं। चलो तुम कहाँ तक जाते हो? हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। हम इंतजार नहीं करेंगे। हमने गलती कर दिया, अब दोबारा से नहीं करेंगे। देखता है तुम कहाँ तक जाते हो। मैं बहुत डरा हुआ था, ट्रक भगा रहा था। अब मुझे लग रहा था कि दोनों साइड में हवा में जैसे एक साइड में लड़की तैर रही थी और दूसरी साइड में वो चाचा। भयानक रूप दोनों का, असली रूप में आ चुके थे और काफ़ी देर तक मेरे ट्रक का पीछा करते रहे और वो मुझे धमकाते रहे कि कब तक भागोगे, हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। कब तक जाओगे? तुम्हें ट्रक रोकना ही पड़ेगा, तुम्हारा ट्रक जरूर रुकेगा। लेकिन हमारी ट्रक रुकी नहीं। मैं ट्रक चलाता रहा, संघर्ष करता रहा कि जो होगा देखा जाएगा। मेरे अगर ईश्वर चाहा तो मैं इस जगह से ज़रूर निकल जाऊंगा। और वही हुआ। कुछ दूर चलने के बाद मैं अब उनको देख नहीं पा रहा था, जैसे वो पीछे छूट चुके हैं और आगे आगे मैं चलता जा रहा था। जो रोशनी मैंने देखा था उस रोशनी के पास मैं पहुंचने वाला था। और जैसे ही रोशनी आती जाती है तब मैं देखता हूँ ये तो एक बड़ा सा कस्बा है। कस्बे के पास जब मैं अंदर आ जाता हूँ स्ट्रीट लाइट जलती रहती है, लेकिन आधी रात हो चुकी थी ना, लोग बाग अपने घर में सोए हुए थे। लेकिन मैं इतना तो जान चुका था कि अब वो भी मेरा पीछा करेंगे। शायद कस्बे के आने की वजह से वो आसपास में ही हैं, लेकिन मुझे दिख नहीं रहे। अब मैं क्या करूं? कहाँ मैं रुकूं? आगे जाऊं या फिर कस्बे के अंदर में कहीं रोक दूं? मुझे कोई ठिकाना सही से दिख नहीं रहा था। आज जब मैं कस्बे के बीचों बीच पहुंचता हूं ना, तब मुझे एक ढाबा सा खुला हुआ नजर आता है। उसमें चारपाई भी बिछी हुई थी और वहाँ पर कुछ ट्रक भी खड़े हुए थे। जब मैं देख लेता हूँ कि ढाबा है, ये सुरक्षित है, तब मैं ट्रक वहाँ पर रोक देता हूँ। लेकिन उतरता नहीं हूँ। मैं आसपास में देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या वो दोनों लोग हमारे ट्रक के आसपास में हैं, कहीं इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि मैं नीचे उतरूँ और तब मुझे दबोच ले। काफ़ी देर तक मैं ट्रक के अंदर ही बैठा रहता हूँ और मैं हिम्मत जुटा नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं सुरक्षित जगह पर था। मैं इतना डरा हुआ था, मैं प्यासा था, मेरे पास में पानी भी नहीं थी। और कब मुझे कमज़ोरी हो जाती है, कमज़ोरी की वजह से मुझे कब अब बेहोशी हो जाती है या फिर यूँ कहूँ कि मैं नींद में हो जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं लगता है। जब सड़क पर शोर होने लगता है, ट्रैफिक चलने लगता है, शोरगुल स्टार्ट हो जाता है, और तब मेरी आंखें खुलती है। मैं देखता हूँ कि मैं उसी ढाबे पर हूँ, सुरक्षित हूँ, अपने आप को देखता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तब रात की घटना सब मुझे याद आने लगती है। मैं किन चंगुलों में फंस गया था। इसके बाद मैं ट्रक से उतर जाता हूँ। सुबह हो चुकी थी, चहल पहल शुरू हो चुकी थी। अब वो जो ढाबा था वो चालू हो चुका था और वहाँ पर ड्राइवर चाय भी पी रहे थे। और तब मैं जाता हूँ, चाय का ऑर्डर देता हूँ और एक बूढ़े ड्राइवर से पूरी घटना मैं बताने लगता हूँ। वो ड्राइवर मुझे देख करके हैरानी से देखता है कि तुम उस जगह से कैसे जिंदा निकल के।
वो तो छलावा लोग होते हैं। ऐसे ऐसे ही अब वो लोग खेल करते हैं। तुम्हारी अभी याव काफ़ी लंबी है नौजवान। हाँ, तभी तो उनके पहुँच से तुम दूर निकल गए। मैं तो ऐसा सुना हूँ कि जो छलावे, जो भूत प्रेत ऐसे अब भेष बदलते हैं, रंग ढंग बदलते हैं, और जो इंसान को पकड़ लेते हैं ना, तो उनको कभी छोड़ते नहीं हैं। तुम्हें आश्चर्य हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं और डर जाता हूँ कि चाचा अब मुझे कुछ होगा तो नहीं। हाँ, तब चाचा कहते तुमने तो जंग जीत लिया है बेटा, अब तुम्हें कौन छू पाएगा। हाँ, मैं बाकी खुश हो जाता हूँ। हाँ, वो मेरी पहली अकेली यात्रा थी। हाँ, इसके बाद मैं सच कहूँ ना, मैं अकेले जाने का हिम्मत नहीं करता हूँ। मेरे ट्रक पर कोई दूसरा ड्राइवर नहीं आया और हमने एक असिस्टेंट रख लिया था। मेरे मालिक ने असिस्टेंट रखवा दिया था कि आज से तुम अकेले नहीं जाओगे। जब मैं अपने मालिक को घटना भी बताया था, तब मालिक कहने लगे, ये ट्रक कोई मामूली जो समझ रहे हो ना, मामूली है नहीं। तुमने कभी ध्यान दिया होगा, तुम तो पूजा पाठ नहीं करते। मैं कहने लगा कि हाँ जी, मैं पूजा पाठ में यकीन नहीं रखता हूँ, या मुझे मौका भी नहीं मिलता है। अब हम लोग ट्रक में काम करते हैं, नहाना धोना वक्त पर हो नहीं पाता है। हाँ, तब मालिक कहने लगे कि डैशबोर्ड पर तुमने बजरंग बली की तस्वीर देखी है ना, मूर्ति देखी है ना। हाँ, तब मैंने कहा हाँ, वो मूर्ति साधारण नहीं है। मैं मूर्ति कहीं से लेके आया था, एक बाबा जी मुझे मूर्ति दिए थे। अब बोले कि अपने ट्रक में लगा लेना। अब मैंने उस मूर्ति को ट्रक में लगा दिया। अब तुम जानते थे ना कि वो लोग दरवाज़ा खोल लेंगे, वो लोग आराम से तुम्हारे को खींच ले जाएंगे, और तुम डरे हुए थे। क्यों नहीं तुम्हारे दरवाजे को छू पाते थे, ट्रक के क्यों नहीं छू पाते थे? कारण जानते हो? मैं कहने लगा नहीं, मुझे नहीं मालूम है वो क्यों हमारे ट्रक के केबिन में नहीं आए, दरवाज़ा खोलने क्यों नहीं पाए। मैं जानना भी चाहता था। तब मालिक कहने लगे, उसी बजरंग बली की मूर्ति की वजह से उनको लग गया था कि अगर हम उस दरवाजे को, ट्रक को केबिन में अंदर प्रवेश करेंगे, उस दरवाजे को छुएंगे, तो बजरंग बली हमें माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए वो डरे हुए थे। इसलिए तुम सुरक्षित उस जगह से निकल पाए थे। जब मैं पूरा बात मालिक का समझता हूँ ना, तो मैं बजरंग बली की तरफ देख करके हाथ जोड़ देता हूँ कि हे बजरंग बली, आपने मेरी रक्षा किया है, आगे भी मेरी रक्षा करते रहना। और उसके बाद मैं उसी ट्रक पर सालों साल काम किया। मैंने नियम बना लिया था कि चाहे कितना भी इमरजेंसी हो, सुबह उठूँगा, नहाना धोना, इसके बाद बजरंग बली की पूजा करना। ये तो मेरी नियमित आदत हो चुकी थी। शाम के टाइम जैसा अंधेरा होने लगता था, मैं ट्रक किसी सुरक्षित स्थान पर रोकता था, बजरंग बली की पूजा करता था, आरती करता था, और तब जाकर के मैं अपने ट्रक को आगे बढ़ाता था। और आज भी मैं उस ट्रक पर नहीं हूँ, किसी और ट्रक पर काम करता हूँ, लेकिन ये पूजा वाला काम अपने ट्रक में हमेशा करता हूँ। बजरंग बली का सुबह का पूजा करना, शाम की आरती करना मैं कभी भी नहीं भूलता। तो दोस्तों, ये थी दिनेश कुमार जी की अपनी आप बीती। ये आप बीती आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ अपनी आप बीती है, कुछ घटना है जो आप मुझ तक भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर हम जल्द मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी समय पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।